आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही है और पेपर सेकंड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 4 क्लास हो चुकी है। उन क्लासेस को यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाके, मैं प्लेलिस्ट बिल्कुल अच्छे से बना दिया हूं, उन प्लेलिस्ट में जाके एक एक क्लास को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेपर 2 का नाम क्या, तो एक बार सभी लोग रिपीट करिए। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग, विद्यालय और समाज आपके पेपर सेकंड का नाम है। तो खूब अच्छे से नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं, आपके पेपर का नाम है लिंग, विद्यालय और समाज। तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो चैप्टर चूज किए उसका नाम है भैया जाति, यानी कास्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके डिफिनेशन को समझेंगे और इसमें यह समझेंगे कि हमारी जो एक तरीके से लैंगिक असमानता है उसमें जाति की क्या भूमिका होती है, कैसे हम लैंगिक असमानता को जाति के माध्यम से दूर कर सकते हैं। इन सब पॉइंटों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहां से हर साल क्वेश्चन भी बनता है, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग 80+%। तो खूब अच्छे से मेहनत करिए और जो मैं टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला हूं, टेस्ट में सभी लोग अपनी कॉपी को जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कास्ट की। तो देखो हम सीधे सीधे एक पॉइंट यहाँ पे समझाना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल लेके तुलना करते हुए समझाएंगे। एक यहाँ पे भैया हम शब्द लिए वर्ग। जब वर्ग से जाति की तुलना करोगे ना तो बेहतर समझोगे। देखो जो वर्ग होता है यह आपके कार्य पे आधारित होता है, यानी जैसे आप यदि मान लीजिए मेडिकल के क्षेत्र में, तो आप एक तरीके से डॉक्टरी वर्ग में जाएंगे। ठीक है, यदि आप टीचर हैं तो आप टीचर के वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो जाति होती ये जन्मजात होती, ये कार्य के आधार पर नहीं होती, बल्कि जाति जो होती वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दो पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना। जो आपका वर्ग होता है ये आपके कर्म पर आधारित होता है, और जो जाति होती है और ये आपके जन्म पे आधारित होती है, ये जन्मजात होती है। वर्ग आपका बदल भी सकता है लेकिन जाति आपकी नहीं बदलती है, इच्छा अनुसार ये नहीं बदलती। यानी कहने का मतलब है समानता की जाति जो है ये नहीं बदलती। जिस जाति में आप जन्म ले लिए हैं उस जाति में आप रहते हैं, बल्कि वर्ग जो है आप अपने कर्म को करके अच्छे से अच्छा वर्ग भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जाति, जिस जाति में आप जन्म ले लिए वो जाति आपके लिए सर्वोपरि रहती है पूरे जीवन भर। तो इतना उम्मीद करते हैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं समझ गए होंगे कि सर जाति का अर्थ क्या होता है। तो जाति जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये जन्म होने के बाद हमारे जाति का निर्धारण किया जाता, नहीं। हम जन्म से पहले जब जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता के आधार पर ही हमारी जो कि जाति का निर्धारण किया जाता है कि हम इस जाति के, हम फलाने जाति की हैं। तो उम्मीद करते इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझोगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जाति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। ठीक है, जो जाति में आप कहते हैं ना कि हम कि मान लीजिए कोई कोई यादव जाति से है, कोई ब्राह्मण जाति से है, कोई हरिजन जाति से है। ठीक है, तो तरह तरह की जो ये जातियां हैं इनका निर्धारण जन्म के आधार पर ही होता है। जैसे ही बालक जन्म लेता उनके पूर्वज जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं उन्हीं जाति पे उनका भी एक तरीके से सामाजिकरण होता है, एक तरीके से उनका जीवन का डेवलपमेंट होता है। तो जो जातियां होती ये एक तरीके से जन्मजात ही होती हैं, और ये अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण स्थापित करती हैं कि आप फलाने जाति के हो, आप ये काम नहीं कर सकते, आप ही जाति के हो वो काम नहीं कर सकते। यानी जातियां जो होती हैं उनमें जो भी उनके सदस्य होते हैं उन पे कुछ नियंत्रण भी रखती हैं ये आपके कास्ट। ठीक है, तो इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। जाति में एक सामान्य परंपरा तथा व्यवसायों का अनुसरण किया जाता है जिसके द्वारा समाज में स्तरीकरण होता है। स्तरीय कहने का मतलब है कि मान लीजिए, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि कुछ यहाँ पे जैसे कुछ लोग मान लीजिए यादव हैं, तो ये कहते हैं ना जाति के आधार पर सामान्य परंपराओं व्यवसायों का अनुसरण। जो यादव है इनको माना जाता है कि भैया ये दूध वूध का वर्क करेंगे, ये गाय वाय पालेंगे, यानी ये ज्यादा से ज्यादा इनके इनके घर गाय होंगे, दूध होंगे। तो इस हिसाब से इन जाति के आधार पर ही आपके व्यवसायों का चुनाव किया जाता है। कोई मान लीजिए यहाँ पे ब्राह्मण है तो ऐसा माना जाता है कि वो पूजा पाठ करेंगे और वो हवन यज्ञ करेंगे। तो उनके जाति के आधार पर जो परंपरा से चली हुई आ रही रीति रिवाज, तो जाति के आधार पर यह बताया जाता है कि आप वैसे व्यवसाय का चुनाव करेंगे जो आपकी जाति में जो लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। और जाति के द्वारा भैया क्या होता है, आप पे नियंत्रण भी रखा जाता है और समाज में स्तरीकरण भी होता है कि आप इस जाति के हो ये कार्य करो, उस जाति के हो वो कार्य करो। तो इस हिसाब से इस पॉइंट को समझते रहिएगा। यहाँ पे दो पॉइंट समझने वाली बात है। एक तो जात आपकी जन्मजात होती, जो कास्ट होती है वो जन्म के आधार पर एक तरीके से विकसित होती है। उसके साथ साथ
जो भैया इसका व्यवसायिक चुनाव होता है जाति में, वो आपके जो परंपरागत तरीके से चली आ रही व्यवसाय है उनका अनुसरण करते हुए आप व्यवसाय का चुनाव करते हैं जाति के अंतर्गत, ठीक है। और जाति के द्वारा समाज में स्तरीकरण भी होता है। समाज में एक तरीके से हम अपने कार्यों का बंटवारा करते हैं कि कौन सा व्यक्ति, किस वर्ग का व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, ये जाति पर आधारित होता है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को समझे होंगे। जो जाति एक शब्द है, इसके मूल कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। आइए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। समाज को अनेक जन्मजात इकाइयों में विभक्त करने का कार्य जाति के द्वारा ही किया जाता है। ध्यान से समझना, यह एक बंद वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म से और अस्थायी होती है। यानी ध्यान समझना, जो जाति होती है भैया, ये जन्म के ही आधार पर इसका विभाजन होता है। जन्म के आधार पर ही इसकी सदस्यता का निर्धारण किया जाता है जाति का, ठीक है। और समाज में एक तरीके जो क्लासिफिकेशन होता है, जो एक तरीके से इनमें बंटवारा होता है कि आप भैया किस समूह के हो, किस समूह के नहीं हो, ये जाति के आधार पर ही होता है। तो इसके मूल कॉन्सेप्ट को आप लोग समझते रहिएगा। जो मेन पॉइंट है वो अभी नीचे आएगी, बस अभी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूं ताकि चीजें आप समझ पाए, ठीक है। चलिए जाति के बारे में कि C.H. फुले साहब क्या कहते हैं, जब कोई वर्ग पूर्णतः की वंशानुगत हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं। इस शब्द को भैया, इस जो इनके कोटेशन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, पर मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। फुले साहब कहते हैं कि जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुगत हो जाता है, यानी जैसे ध्यान से समझना, अभी मान लीजिए सबसे पहले क्या होता था, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शिक्षित था, जो व्यक्ति एक तरीके से थोड़ा थोड़ा धर्म को मानने वाला था, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, तो वो क्या करता था भैया, वो धार्मिक अनुष्ठान करता था। लेकिन भैया वो आगे बढ़ते 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 जो धार्मिक अनुष्ठान का कार्य था वो कोई एक विशेष जाति अपना ली। जैसे ब्राह्मण उसको अपना लिए कि भैया अनुष्ठान का कार्य हम ही करेंगे। तो ये जो कोई एक विशेष पूर्णता, जब कोई वंशानुगत हो जाता है, यानी जब कोई वर्ग एक तरीके से वंश के अनुसार पे चलने लगता है, यानी जो ब्राह्मण का कार्य है सिर्फ जो एक तरीके से पूजा पाठ का कार्य है वो सिर्फ ब्राह्मण के द्वारा ही संपन्न होगा, तो ये तरीके से वंशानुगत हो गया, तो उसे हम जाति कहते हैं। यानी जब कोई वर्ग या फिर जब कोई वर्ग का कार्य पूर्णतः वंशानुगत हो जाता है तो हम उसे जाति कहते हैं, उसे हम कास्ट कहते हैं। ये इस डिफिनेशन को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे C.H. फुले साहब की। अगर ये डिफिनेशन समझ गए तो एक बार यस करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। C.H. फुले साहब कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ग है, चाहे यादव वर्ग हो गया, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो गया, चाहे हरिजन वर्ग हो गया, चाहे कुर्मी वर्ग हो गया, जितने भी तमाम वर्ग है, ठीक है, तो इनके कार्य जो होते हैं अगर वो वंशानुगत हो जाते हैं, जैसे अगर यादव आप जन्मे हैं तो आपको दूध का कार्य ही करना है, आपको गाय ही पालनी है, तो इस हिसाब से अगर आपका कार्य वंशानुगत हो जाता है तो हम उसे जाति कहते हैं, उसे हम कास्ट कहते हैं। ये कहते हैं फुले साहब। और जो सबसे अच्छी डिफिनेशन मुझे लगती है वो ब्लंट साहब की लगती है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, थोड़ा सा बड़ी है लेकिन समझेंगे तो खूब अच्छे से समझ जाएंगे, और पूरा कॉन्सेप्ट यही बता देते हैं। ब्लंट साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, जाति एक अंतर विवाहों वाले समूह का संकलन है। यानी इसमें भैया हम अंतर विवाह नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर आप यादव हैं तो भैया यादव में ही शादी करेंगे। एक तरीके से ये कुरीतियां हैं, इनका कोई आधार नहीं है, ये एक तरीके से पूर्वाग्रह है, लेकिन फिर भी जो चला आ रहा पारंपरिक तौर पे मैं बस उसे बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो जाति होती है ये अंतर विवाहों का एक तरीके से वाले समूहों का संकलन होता है, यानी एक तरीके से हम अपनी जाति में ही शादी विवाह कर सकते हैं, ये कहते हैं ब्लंट। तो ऐसी अगर भैया जो किसी समाज में धारणा है कि आप अपने जाति के अनुसार ही अपनी शादी विवाह करिए, तो उसे आप जाति को कह के डिफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। जिसका एक सामान्य नाम है, जिसकी सदस्यता जन्मगत होती है। यानी जो जाति होती इसकी सदस्यता, ऐसा नहीं कि आप 5 साल के हो गए तो जाके भैया आप यादव में शामिल हो गए, 6 साल के हो गए जाके आप ब्राह्मण में शामिल हो गए, 8 साल के हो गए जाके आप हरिजन बन गए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बात नहीं होती, बल्कि जो जाति होती है ये जन्मगत होती है, जन्म के आधार पे ही इसका डिसाइड कर लिया जाता है। ध्यान से मेरी बात समझना, जो सामाजिक संबंधों के लिए अपने सदस्यों के ऊपर कुछ नियंत्रण को लगाती है, यानी जो जाति होती है ये अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण रखती है, एक तरीके से कुछ कंट्रोल रखता है कि आप भैया इस वर्ग के, इस जाति के हो, ये कार्य नहीं कर सकते, आप उस जाति को वो कार्य नहीं कर सकते। एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय का अनुसरण करते हैं, यानी ये शुरू से जो चली आ रही उनके जाति में एक तरीके व्यवसाय है, अधिकतर उन्हीं का वो कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से इनको आप लोग अच्छे से समझते हुए रहेगा। नियंत्रण की उत्पत्ति का दावा करती है और सामान्य रूप से एक सजातीय समूह निर्माण करने वाली
समझी जाती है। यानी जाति में भैया एक समान समूह, एक समान इच्छा शक्ति, समान रुचियों वाले, समान व्यवसाय वाले व्यक्ति रहते हैं, उसे हम जाति कह के परिभाषित कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हमसे कोई पर्सनली पूछे कि सर आप जाति के फेवर में रहते हो कि नहीं, तो भैया हमारा तुरंत एज ए टीचर मैं कहना चाहूंगा 110% भैया जाति का हम लोग कोई भी टीचर होगा उसके अंतर्गत जाति भेदभाव नहीं होता। सभी बच्चों को, सभी छात्र, सभी महिला पुरुष को वो समान ही देखता है, जाति का कोई आधार बनता ही नहीं है। ये तो हमारी समाज में जो चली आ रही एक परंपरा है उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, वरना जाति से कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक है, बस जो टॉपिक है मैं उसको आपको पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि बीएड में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि जाति क्या होती है। तो जाति भैया एक अंतर विवाह वाले समूहों का संकलन होता है, साथ साथ इसकी सदस्य जन्मगत होती है और यह अपने सदस्यों पर कुछ एक नियंत्रण रखती है जो इनके सदस्य होते हैं, और ये सामान्य एक तरीके से एक परंपरागत व्यवसाय का ये अनुकरण भी करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें हम जाति कह के परिभाषित कर सकते हैं। ये ब्लंट की डिफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, कूले की डिफिनेशन भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अभी मैं आपको जाति भी समझा दिया कि जात क्या होती है, ये जन्मगत होती है, ये जन्मजात होती है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा जन्म जाति की कुछ विशेषता को समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट को समझते हैं। जाति व्यवस्था जन्मजात होती है। कहोगे सर जी फुलफिल हुआ भैया 100% आप समझा दिए कि जाति जो होती है जन्म के आधार पर ही डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे अभी ध्यान से समझना, मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई भी जात का, मान लीजिए कोई कुर्मी जात का है, अगर उसके घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो उसके, मान लीजिए राम अगर कोई जन्म लिया उसके घर में, तो हम कहेंगे राम कुर्मी, यानी उसके आगे उसकी जात लगा देते। तो जात जो होती है वो जन्मजात होती है, एक तरीके से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद यह अस्थाई होती, जाति परिवर्तित नहीं होती। जैसे अभी मैं यादव हूं, मतलब कोई व्यक्ति अगर यादव है, वो कल के मान लीजिए अगर वो कुर्मी बनना चाहता है, कल को वो मान लीजिए अगर गुप्ता बनना चाह रहा है, तो वो गुप्ता में नहीं जाएगा भैया। जाति जो थी अस्थाई, हाँ लेकिन ये बात सही है, अगर कोई यादव दूध का कार्य कर रहा है लेकिन कल को वो अपना वर्ग चेंज करके वो डॉक्टरी लाइन में जाना चाह रहा है, वो मास्टरी लाइन में जाना चाह रहा है, तो अपना वर्ग वो परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अपना वो क्लास परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अपना कास्ट परिवर्तित नहीं कर सकता। उनका कास्ट बिल्कुल अस्थाई ही रहता है। तो इस पॉइंट को उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए, बिल्कुल क्लास पे फोकस किया करिए। जो मैं चीजें पढ़ाता हूं बहुत ही एक तरीके से, बहुत ही मैच्योरिटी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूं ताकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो क्लास को शांतिपूर्वक समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है, कहते हैं ना कि जो टीचर पढ़ाता है वो बिल्कुल प्रेजेंट में जो उसके दिमाग में चलता है वो चीजें आपको बताता है। तो क्लास पे फोकस किया करिए ताकि टीचर को पढ़ाने में हेल्प मिले। तो क्लास पे ध्यान दिया करिए आप लोग। चलिए आइए, यह व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करती है। हम सबको पता जो जाति होती है वो अपने सदस्य के ऊपर कुछ कंट्रोल स्थापित करती ही करती है। तो जाति जो होती है भैया वो व्यक्तियों पर नियंत्रण भी स्थापित करती है। जाति वंशानुगत होती है, यानी हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता एक तरीके से जिस भी जाति से बिलोंग कर रहे हैं वही जाति हमारी भी होने वाली है। इस हिसाब से इन पॉइंटों को आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण का कार्य करते हैं, यानी समाज में कार्यों का बंटवारा भी करती आपकी जात। तो ये सामाजिक स्तरीकरण का कार्य भी करती। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी है, प्रीवियस ईयर में आया भी क्वेश्चन भी है बीएड में कि भैया जाति के विशेषताओं का वर्णन करिए। तो इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन पॉइंटों को आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट समझ लीजिए, सभी जाति कुछ सामान्य परंपराओं का अनुसरण करती। बिल्कुल बात सही है। कुछ जाति जो होती है भैया कि वो सभी जातियां कुछ समान परंपराओं, कहने का अर्थ है, मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए तो भैया आपको पूजा पाठ करना ही करना है, एक तरीके से आपको हवन यज्ञ करना ही करना है, ऐसा हम मानते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। अब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में लोग पूजा पाठ ही नहीं करते, नहीं, वो आगे भी जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं। हरिजन में लोग हैं तो वो भी आगे जाते हैं भैया, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ऐसा बात नहीं है। और यादव लोग भी ऐसा नहीं कि दूध वगैरह कार्य करते नहीं, वो आगे जाके टीचर वगैरह भी बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब सब जाति लेकिन एक सामान्य परंपराओं का अनुसरण करते ही करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उनका एक तरीके से ऐसा माइंड सेट कर दिया जाता है कि वो जो उनका शुरू से परंपरा चली आ रही है उनका वो अनुसरण करने लगते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इन पॉइंटों को आप लोग समझ सकते हैं। इनका एक सामान्य नाम तथा सामान्य परंपरागत व्यवसाय होता है। हम सब जानते हैं जो जाति होती है उनको हम अलग अलग नामों से पुकारते भी हैं, और इनका एक परंपरागत व्यवसाय भी होता है, और ये जन्मजात भी होते हैं। इन पॉइंटों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, इन पॉइंटों को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जाति के बारे में मैं और भी क्लासिफिकेशन आपको दे सकता हूं,
पर वो आपके टॉपिक से हट जाएगा, वरना मैं तरह तरह की एग्जांपल दे सकता हूं कि गुप्ता लोग के कार्य क्या होते हैं, यादव के कार्य क्या होते हैं, ब्राह्मण के कार्य क्या होते हैं, जितने भी वर्ग हैं, लेकिन उनका ही कोई पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। बस इतना जानिए कि जाति का एक नाम होता है, हर जाति का अपना अपना एक नाम होता है, उसके साथ साथ ये एक सामान्य परंपरा का व्यवसाय करते हैं, ये जन्मजात होते हैं और ये इनका एक तरीके से जो जाति होती है अपने अपने एक तरीके से जो उनके समूह में व्यक्ति होते हैं, पुरुष महिलाएं होती हैं, उन पे कुछ कंट्रोल रखते हैं, उनको कुछ नियम के अनुसार चलने के लिए एक तरीके सलाह देते हैं। ठीक है, चलिए अब श्री दत्ता जी जाति के विशेषता के बारे में कितनी बातें बताए इसको जान लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है दत्ता के अनुसार, यानी श्री दत्ता के अनुसार जाति की विशेषताओं का वर्णन करिए, तो प्रत्येक जाति के लोग अपनी ही जाति के लोगों के साथ विवाह का संबंध स्थापित करते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, देखो कहते हैं ना, एक आम आदमी, यानी एक आम आदमी अगर अपने जात के अलावा किसी अन्य जाति से शादी कर लिया तो समाज में भैया वो एक सबसे बड़ा गुनाहगार हो गया। ठीक है, वो सबसे बड़ा गुनाहगार हो गया। लेकिन अगर कोई एक बड़ा आदमी, कहने का मतलब अभी कोई कि एक तरीके से राजनीतिक व्यक्ति कर लिया, या फिर कोई एक अभिनेता कर लिया, कोई क्रिकेटर कर लिया, तो उसको भैया गुनाह नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई एक आम आदमी, एक कोई एक तरीके से जो सामान्य रूप से जीवन व्यतीत कर रहा है, अगर वो अपने प्रेम विवाह को कर रहा है तो एक गुनाह माना जाता है। एक तरीके से हमारे समाज की कुरीतियां हैं, एक तरीके से बुराइयां हैं। कहने का मतलब जिसके साथ आप पूरा जीवन व्यतीत करना जा रहे हो, तो कम से कम आपकी इच्छा भी तो होनी चाहिए उसके साथ। तो एक तरीके से कुरीतियां भी है, लेकिन जो परंपरा चल रही आ रही है इसका हम लोग अनुसरण करते ही करते हैं कि प्रत्येक जाति के लोग अपने ही जाति के लोगों के साथ विवाह का संबंध स्थापित करते हैं, तभी माना जाएगा कि आप भैया उस जाति के। अगर दूसरे जाति से कर लिए तो कहते हैं ना, जात से बदर कर दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही आप थोड़ा सा बड़े हो गए, आप शादी करेंगे, आपको कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति आम है उनको तो सभी प्रताड़ित करते हैं, ये बातें हम सब देखते हैं। लेकिन भैया जो बातें हैं श्री दत्ता ने जो विशेषता बताई है, उन पॉइंटों को हम लोग समझ रहे हैं, इसके बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, चलिए आइए। प्रत्येक जाति का व्यवसाय जन्म से ही निश्चित होता है। ये दत्ता जी बताते हैं कि जो जाति होती है उनका व्यवसाय जन्म के आधार पर ही निश्चित हो जाता है कि अगर भैया आप फलाने जाति में जन्म लिए हैं तो उस जाति के व्यवसाय को करेंगे, अगर आपको कोई और कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, इन पॉइंटों को आप समझते हुए आगे बढ़िए। चलिए, उसके बाद अन्य जातियों के साथ उठने बैठने खाने पीने पर प्रतिबंध होता है। ये तो फिलहाल नष्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ रूढ़िवादी सोच है, वो अपने घर किसी अन्य जातियों को आने नहीं देते, या फिर किसी घर के अन्य जातियों के पास जाते नहीं है। तो ये अब ऐसे वैसे ये समझिए कि 99% ये समाप्त हो चुका है। 1% जो थोड़ा सा अभी बुजुर्ग वगैरह रह चुके हैं तो ऐसी भावना रखते हैं, लेकिन उनके मन में भी ये भावना धीरे धीरे समाप्त हो ही चुकी है। लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल भी जाता अभी भी कि जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है, जो कि एक तरीके से गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो दत्ता साहब बताते हैं कि भैया जाति जो होती है उनके साथ उठने बैठने पे प्रतिबंध लगाती है अपने सदस्यों को अन्य जाति के लोगों के साथ। जाति व्यवस्था ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हम सभी जानते हैं कि घर में कि एक तरीके से कोई भी अनुष्ठान होता है, कोई भी कार्य वगैरह करना रहता है, तो हम ब्राह्मण को ही, हम पंडित को ही बुलाते हैं ताकि वो घर का कोई अनुष्ठान कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण होते हैं उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कास्टिज्म में। ठीक है, चलिए। जाति की सदस्यता जन्म के द्वारा ही सुनिश्चित हो जाती है। ऊपर मैंने बताया भी कि जाति की जो सदस्यता होती है जन्म के आधार पर सुनिश्चित कर लिया जाता है। ये श्री दत्ता साहब भी इसके बारे में कहते हैं। जातियों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। बात बिल्कुल सही है। देखिए, समाज में आप देखते हैं कोई बहुत उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है, कोई मध्यम वर्ग का है, तो ये किसके कारण? ये जातियों के आधार पर ही इनका बंटवारा हो जाता है कि आप भैया अगर आप एक तरीके से दूसरे जाति के हो तो आप अलग कार्य करोगे, हम जो दूसरे जाति के हैं तो हम अलग कार्य करेंगे। जातियों के आधार पर समाज में स्तरीकरण का कार्य भी होता है। तो इतने पॉइंट को अगर समझ गए हैं, बिल्कुल देखिए कह रहे हैं ना ही आप 9th में पढ़ रहे हैं, ना ही आप 10th में पढ़ रहे हैं, ना ही आप 11th में, ना ही 12th में, ना ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सभी बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट होकर मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं बस ये समझ के पढ़ाता हूँ कि जितने बच्चे क्लास में हैं सब मेच्योर है, सब परिपक्व है, और सबको अपने लाइफ में एक तरीके से मेच्योरिटी के साथ साथ सक्सेस होना है। ठीक है, ताकि टॉपिक को समझते हुए अपने जीवन को और अस्थायी रूप से व्यतीत करना है। तो इस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं कि कोई भी बच्चा यहाँ पे ये नहीं है कि वो अनमेच्योर है, वो चीजों को समझेगा नहीं। अब अगर कोई जाति को अन्यथा लेगा कि सर पढ़ाने में आप ये सारी बातें बता रहे हो, तो ये आपका एक तरीके से भूल है। सिर्फ मैं आपको जाति का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जाति का कॉन्सेप्ट कैसा प्रचलित है। ठीक है, तो ये इन पॉइंटों को लेते हुए आप लोग समझिए, क्योंकि एज ए टीचर मेरा बताना आपका फर्ज है कि इन सब पॉइंटों को मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए अब बताइए जाति आप समझ गए कि नहीं, कास्ट क्या होती है, उसके बाद हम लोग आगे वाली पॉइंट पे बढ़ेंगे। चलिए बताइए, बहुत अच्छी बात है। एक बार बताइए, हाँ सर हम कास्ट समझ गए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है। और हाँ, जल्दी ही मैं जो कि हिंदी हिंदी पेडागॉजी की क्लास, उसके साथ साथ ईवीएस पेडागॉजी क्लास, सीटेट की, बिल्कुल सीटेट की मैं क्लास जल्दी कवर कराने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से। उनका नोट्स भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप परेशान मत होइए। खूब अच्छे से हम लोग सीटेट का एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे, बस आपको अच्छे से बिलीव के साथ बने रहना है। चलिए, जो बच्चे कह रहे हैं यस, बहुत अच्छी बात है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो इंपॉर्टेंट है, जाति के बारे में उतना कॉन्सेप्ट मैं बता दिया। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रही है, इंपॉर्टेंट क्लास शुरू होने जा रही है, वो यहां से कि चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में जाति की भूमिका। अगर इस शब्द को नहीं समझेंगे तो पूरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखिए, रोल ऑफ कास्ट इन एजुकेशन ऑफ चैलेंजिंग जेंडर इक्वेलिटी। अभी मैं इसके पहले वाली क्लास में चुनौतीपूर्ण लिंग की असमानता को पढ़ाया हूं। तो चुनौतीपूर्ण कहने का मतलब हमारे रास्ता में बाधक, हमारे रास्ता में बैरियर, रुकावट। तो देखिए, ध्यान समझना, यानी यहाँ पे इसको चुनौतीपूर्ण को अभी अभी इस तरीके से इसको काट दीजिए। सिर्फ इतना समझिए कि लिंग की समानता की शिक्षा में, यानी हम एक तरीके से जो जेंडर है उसकी समानता की शिक्षा देना चाहते हैं, यानी सबको बराबर की शिक्षा देना चाहते हैं। तो उसमें जाति की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी जो जाति होती है भैया, यानी जो लिंग होता है, उसके आधार पे हम जो भेदभाव करते हैं, जेंडर के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, उसको दूर करने के लिए हम शिक्षा देते हैं। तो उस शिक्षा में जाति की क्या भूमिका रहती है, सीधे सीधे यहाँ पे 500 वर्डों में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो इन पॉइंटों को, एक एक पॉइंटों को अच्छे से समझिएगा, तब बेहतर रूप से समझ पाएंगे। आइए हम लोग समझना चालू कर रहे हैं एक तरीके से कि भैया चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में जाति की क्या भूमिका रहती है। यानी कि हम जेंडर को इक्वल करना चाहते हैं, तो उसमें कास्ट की क्या भूमिका रहती है, कास्ट का क्या रोल रहता है, इसको समझेंगे। चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हमारे सामाजिक ताने बाने जातियों पर प्रभाव अधिक है। यानी जो हमारे समाज है, हमारे समाज पे जातियों का प्रभुत्व अधिक है। तो भैया हम अगर जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो जातियों से जोड़ के देंगे, यानी जातियों की सहायता लेके अगर लिंग की समानता की शिक्षा देंगे तो और बेहतर हम शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने छात्रों को। जातिगत नियमों तथा विशेषताओं के अनुरूप ही उसके समस्त नागरिक कार्य करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जाति जो होती है, उसके जो सदस्य होते हैं, उनके जो जाति के नियम होते हैं, जो जाति की परंपरा होती है, उनके कार्य उनके अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। यदि जातियां चाह लें तो चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता, यानी जो हम लिंग की समानता करना चाहते हैं, यानी जो जेंडर की समानता करना चाहते हैं, तो भैया वो शिक्षा में एक नया आयाम ला सकते हैं, एक तरीके से नए रास्ते खोल सकते हैं। जो जाति की भैया भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहोगे हाँ सर जी, इतना समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे वाले पॉइंट को समझिए। जाति की चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा तथा समानता में भूमिका का आकलन निम्न प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ पॉइंटों में हम लोग आगे समझेंगे कि भैया हम लोग जो चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता में जाति की क्या भूमिका रहती है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि हमारा जो समाज है, वो अभी वर्तमान जो समाज है, भारतीय समाज है, वो उन पे जातियों का एक तरीके से प्रभुत्व है। ठीक है, अपने अपने जातियों के अनुसार अपना अपना क्षेत्र डिवाइड है, अपना अपना कार्य डिवाइड है। तो अगर ये जातियां चाह लें तो ये जो सामाजिक एक तरीके से समाज में लिंग असमानता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, इनको बड़े आसानी से हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो जातियों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए एक एक पॉइंट को आप लोग हम समझते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा क्लास को और जल्दी करते हैं। देखिए ध्यान समझना, जातियों को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे वे स्त्रियों को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें। यानी वो स्त्री पुरुष में बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, वो सबको एक समान नजरों से देखे। तो भैया हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिंग की असमानता है उसको जातियां दूर कर सकती हैं। तो वो उदार दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, एक तरीके से सबके लिए समान दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ये जातियों की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। जाति अपने व्यापक दृष्टिकोण तथा गतिशीलता के कारण आदि आधुनिकरण तथा खुलेपन को आ रही, जिससे स्त्री शिक्षा में वृद्धि हो रही है। जो जातियां हैं उनका जो पहले दृष्टिकोण संकुचित हुआ करता था, अब भैया वो व्यापक हो रहा है। उनके उनके सोच में गतिशीलता आ रही है, बिल्कुल चेंजेज आ रहे हैं। तो उनके अनुसार क्या हो रहा है, जो स्त्री शिक्षा है उसमें वृद्धि आ रही है, स्त्रियों को शिक्षा दी जा रही है। तो लिंग असमानता बिल्कुल दूर करने में जातियों का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जातियों के द्वारा समय समय पर आरक्षण तथा महिलाओं की शिक्षा पर सामाजिक सुरक्षा की मांग की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि चुनौतीपूर्ण की जो समानता है उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं, उनको हम बराबरी में ला सकते हैं। क्योंकि जातियां जो होती हैं अपने अपने महिलाओं के लिए, बल्कि अपने अपने जो कि स्त्रियां हैं, बहन बेटियां, उनके उनकी बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रही हैं। तो ये सामाजिक असमानता को ये दूर कर सकते हैं। इन सब पॉइंटों को जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए
जातियों के अपने विशिष्ट संस्कार या मान्यताएं होती हैं जिनमें वे किसी प्रकार के अतिक्रमण को स्वीकार नहीं करते। जैसे कोई जाति है, उनका अपना एक संस्कार है, अपनी एक मान्यता है, अपना एक धर्म है, अपना एक तरीके से अपना एक विश्वास है, बिलीव है। तो जो उनमें किसी का वो एक तरीके से हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। परंतु इनका लाभ भी है, ये स्त्रियों के प्रति आदर भी करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी जाति नहीं होगी या फिर कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो स्त्रियों का सम्मान करता है। और जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते वो भैया कोई ना ही धर्म है, कोई ना ही जाति है। ठीक है, वो बिल्कुल रूढ़िवादिता से भरे पड़े हैं वैसे लोग। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा धर्म या जाति होगी जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देते होंगे, सभी देते हैं। तो जो स्त्रियों का सम्मान देते हैं तो स्त्रियों को बढ़ा भी सकते हैं। तो जातियों को भैया क्या है, स्त्रियों की शिक्षा के लिए ये भी चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। एक तरीके से ये भी उनकी असमानता को दूर कर भी सकते हैं। उसके बाद जातियां स्वयं सहायता समूहों तथा महिला मंडलों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपना रही हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता को सुनिश्चित हो रही है। जो जातियां हैं भैया वो स्वयं में जागरूक हो रही हैं। जो महिला मंडल है उनकी स्थिति को सुधारना चाह रही है, उनको महिलाओं को और डेवलप करना चाहती हैं। और ये एक तरीके से जो एक तरीके से लिंग की असमानता है उसको चुनौती भी दे रही है, एक तरीके से उनको दूर करने का भी प्रयास कर रही है जातियां। ठीक है, तो कास्ट के इतने भैया एक तरीके से महत्व भी हैं। इन पॉइंटों को आप समझते हुए रहिएगा कैसे हम जो समाज में हमारे व्याप्त है लैंगिक रूढ़िबद्धता उनको जातियां भी समाप्त कर सकती हैं। क्योंकि जातियां जो होती इनका अनुसरण सब लोग करते हैं। अगर जातियां चाहें तो इन सबको बिल्कुल आसानी से नष्ट कर सकती हैं, जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है या फिर पूर्वाग्रह है। कुछ जातियां में मात्र प्रधानता होती है, यानी जो जो एक तरीके से महिलाएं होती हैं वो प्रधान होती है। जैसे आप देखते होंगे कि हरियाणा वगैरह में क्या होता है कि महिलाओं को सर्वोपरि माना जाता है। सर्वोपरि इसलिए माना जाता है घर की मुखिया के रूप में देखा जाता है। अक्सर अक्सर कुछ अपवाद भी हो सकते हैं लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं प्रधान के रूप में कार्य करती हैं, महिलाएं घर की मुखिया होती हैं। तो जब महिलाएं घर की मुखिया होती हैं तो भैया वो जाति को इस हिसाब से डेवलप करें ताकि जो समाज में असमानताएं हैं उनको दूर किया जा सके। तो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा ताकि वो स्त्रियों की छवि में सुधार कर सके, उनकी एक सशक्त छवि बना सके। प्रौढ़ शिक्षा को सफल बनाने में भी योगदान देके जातियां जो होती हैं ये तरह तरह का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रोग्राम का आयोजन करें, कि एक तरीके से महिलाओं को प्रोत्साहित करें, पुरुषों को प्रोत्साहित करें कि भैया तुम प्रौढ़ शिक्षा भी लीजिए। किसी कारणवश अगर आपकी शिक्षा छूट गई है तो अब जाके आप लोग शिक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इन पॉइंटों को भी समझते रहिएगा। जातियां संगठित होकर सामाजिक कुप्रथाओं जैसे नशा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या आदि जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी कुरीतियां हैं, इनका विरोध कर सकती हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण लिंग की स्थिति में सुधार भी आ सकता है। तो इन पॉइंटों को भैया एक तरीके से जो हमारी समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता इनको जातियां बिल्कुल जड़ से समाप्त कर भी सकती हैं। बस ये चाहिए कि उनको जागरूक करने की जरूरत है। प्रत्येक जाति वर्तमान में सशक्त बनना चाहती है और वैसे में वह नारियों को भी सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। यानी जो भी जाति चाहे कोई भी जाति हो गई वो अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ दिखाना चाहती है। तो कोई भी जाति तभी श्रेष्ठ होगी जब वहां की नारियां, वहां की स्त्रियां, वहां की महिलाएं, वहां की बहन बेटियां, वहां की छात्राएं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जागरूक होंगी। तो प्रत्येक जातियां महिलाओं की शिक्षा में चढ़ बढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं, जिससे भैया महिलाओं की एक तरीके से हम कह सकते हैं उनकी शिक्षा की उन्नति हो रही है, उनके जीवन की उन्नति हो रही है, वो अपने जीवन को और अच्छे से व्यतीत कर पाएंगी। तो हम लैंगिक जो समानता है उनको बड़े आसानी से समाज में स्थापित कर सकते हैं, एक दूसरे में बिना भेदभाव किए। जातियां आपस में बातचीत और तमाम अवसरों पर मेल मिलाप के द्वारा जागरूकता प्रसार करती हैं। यानी देखो कोई भी आयोजन हो गया, कोई भी कार्य हो गया, हम कोई भी जातियां मिलजुल के कार्य करती हैं तो उसमें क्या होता है कि हम स्त्रियों के प्रति जागरूकता भी ला सकते हैं। ठीक है, जो सरकारी योजनाएं हैं उनको जातियां चाहें तो महिलाओं के लिए उनको एक तरीके से प्रयोग कर सकती हैं, उनको सशक्त बना सकती हैं। ठीक है, और जो भी सरकार योजना चला रही उनको सुचारू रूप से वो आगे बढ़ा सकती हैं। तो जातियां जो होती हैं भैया वो महिलाओं की शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बस जरूरत इस चीज की है कि जातियों को जागरूक करो, उनकी जो रूढ़िवादी सोच है उनको जड़ से नष्ट कर दीजिए। तो ये बेहतर तरीके से महिला की जो शिक्षा है ये जातियां बड़े आराम से उसको सुचारू रूप से चला सकती हैं और महिलाओं को सशक्तिकरण बना सकती हैं, महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं ताकि महिलाएं खुद अपना जीवन बड़े आसानी से व्यतीत कर पाए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को समझ लीजिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा में सरकार तभी समुचित योजना का निर्माण या फिर क्रियान्वयन कर सकेगी जब जातियां सही सूचना प्रदान करेंगी। यानी देखो ध्यान समझना, अगर किसी जाति में कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई भेदभाव है, कोई त्रुटियां हैं, अगर वो जाति सरकार को नहीं बताएगी तो सरकार योजना का निर्माण नहीं कर पाएगी। तो जातियों का दायित्व तो बनता है, कास्ट का दायित्व तो बनता है। देखो जाति कहने का मतलब है हम यहाँ एक समूह की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अगर जाति को और अच्छे समझना चाहते हैं, इसे आप समूह कहिए। तो मान लीजिए किसी समूह को अगर कोई समस्या है, उस समूह के व्यक्ति अगर किसी से वो समस्या ना बताएं, तो क्या समस्या सॉल्व होगी? नहीं। अगर जातियों की कोई समस्या है, वो सरकार से उस समस्या को नहीं कहेंगी, तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं बना रही है, उनका सही रूप से, सुचारू रूप से योजनाएं नहीं चल पाएंगी। तो जातियों का दायित्व तो बनता है कि जो भी उनकी त्रुटियां हैं, जो भी उनकी कमियां हैं, उनको सरकार से बताएं, ताकि उस हिसाब से योजनाएं चल पाए, ताकि महिलाओं का सुनिश्चित विकास भी एक तरीके से हो पाए। ठीक है, चलिए। और इस कार्य में भी जो आपकी एक तरीके से लिंग की असमानता में आपका की एक तरीके से जो जातियां हैं महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अपनी संस्कृत, शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए विभिन्न जातियां संगठित होकर कार्य कर रही हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता सुनिश्चित होती है। देखो, प्रत्येक जातियां होती वो अपने आप को एक तरीके से सक्षम देखती हैं, अपने आप को एक तरीके से शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाना चाहती हैं, आर्थिक रूप से वो एक तरीके से आगे बढ़ना चाहती हैं। तो भैया जब जातियां संगठित हो रही हैं, तो जब जातियां संगठित हो रही तो महिलाओं का भी एक तरीके से इसमें वर्चस्व स्थापित हो रहा है। महिलाओं को भी हम लोग आगे लेके आ रहे हैं, पुरुषों को भी आगे लेके आ रहे हैं, तो उनके भेदभाव को नष्ट कर सकते हैं और तरह तरह के भी जितने भी भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनको हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट को सुन लीजिए, बहुत प्यारी लाइन है। वर्तमान समय में जितनी भी जातियां हैं, अपने संगठन उनके हैं, इन संगठनों में पुरुषों के ही समान महिलाओं की भी भागीदारी है, जिससे अन्य महिलाओं के उत्थान के प्रति जातियों को प्रेरणा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है, अब वर्तमान में जो भी जाति है, अगर पुरुष 50% वर्क कर रहे हैं, तो स्त्रियां भी 50% वर्क कर रही हैं, और दोनों मिलजुल के भी जाति को एक तरीके से संचालित कर रहे हैं। किसी भी एक तरीके से संस्था को संचालित कर रहे हैं, किसी समूह को संचालित कर रहे हैं, तो स्त्री पुरुष में भेदभाव नष्ट हो रहा है जाति की वजह से। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जातियां होती हैं, स्त्री पुरुष में भेदभाव को कम करने में अपना रोल भी प्ले कर सकती है। जो ऊपर के इन पॉइंटों को मैं बताया हूं, इनको अपनाकर कुछ जातियां ऐसी भी होती जो महिलाओं के विलास तथा उनके जो कि एक तरीके से भक्त की सामग्री मात्र नहीं समझती। यानी हम ये कह सकते हैं कि कुछ जातियां हैं भैया जो ये मानती है कि महिलाएं सिर्फ ये नहीं कि हम उनका यूज करें, यूज एंड थ्रो की भावना अपने मन में रखें कि सिर्फ यूज करने के लिए नहीं, उनको एक तरीके से ऐसा भी मानते हैं वो हमारा एक अंग है, हमारे समाज की एक हिस्सा है। तो जब हम महिलाओं के प्रति ऐसा दृष्टिकोण कोई जाति रखेगी, तो स्वाभाविक सी बात है उस महिलाओं का उत्थान तो भैया निश्चित है, उस महिला का एक तरीके से विकास तो निश्चित है, उस जाति में महिलाओं का विकास निश्चित है। और जब जाति में महिलाओं का विकास निश्चित हो जाएगा, तो लैंगिक रूढ़िबद्धता तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस हिसाब से इस पॉइंट को समझने वाली चीज है। और कभी भी महिलाओं को भोग विलास की सामग्री नहीं समझना चाहिए, वो भी समाज का हिस्सा है, उनको भी बराबरी का हक देना चाहिए। और ये भी तभी सुनिश्चित हो पाएगा जब महिलाएं खुद अपने हक के लिए लड़ेंगी। ठीक है, चलिए। अब यही बात है कि मैं क्लास दिए जा रहा हूं। अब अगर मान लीजिए जो भी गर्ल्स हैं वो क्लास ले ही ना, और बाद में वो पुरुषों को एक तरीके से गलत साबित करें कि हमें पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया गया, तो ये महिलाओं की गलती है। अगर आपको क्लासेज मिल रही हैं, आपको तरह तरह की सुविधाएं मिल रही है, तो उनका उपयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके आगे बढ़िए आप लोग। ठीक है, तभी जाके महिलाएं की जो कुरीतियां हैं, जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है, वो सुधरेगा समाज में। ठीक है, देखो जो हमारी वर्तमान जाते हैं पुरुष प्रधान है, यानी सत्तात्मक के मिथकों को तोड़ रही है। यानी जो हम अभी ये कह रहे हैं कि हमारी जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है वो पुरुष प्रधान है, लेकिन अभी जो ये शुरू से पूर्वाग्रह चला आ रहा है, मिथ चला आ रहा है, ये रूढ़िवादिता चला आ रही है, इसको जातियां तोड़ भी रही हैं। और जो स्त्रियां हैं उनको घर के मुखिया बना रही है। आप सभी देखते होंगे, राशन कार्ड जो होता है वो आपके मम्मी के नाम से होता है अधिकतर। ठीक है, वो घर की संपत्ति वगैरह मम्मी के नाम से होती है, या फिर घर में दादी के नाम से होती है। तो इस तरीके की जो मिथ है पितृसत्तात्मकता की, अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और जब ये समाप्त होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज में जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है, लैंगिक असमानता है, ये आसानी से दूर हो ही जाएगी। उम्मीद करते हैं इन 15 पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग आगे परिवार को समझेंगे, परिवार में एक तरीके से चुनौतीपूर्ण को समझेंगे, लिंग असमानता में परिवार की क्या भूमिका है उनको समझेंगे, कैसे उन्हें दूर कर सकते हैं उनको समझेंगे। और तरह तरह की क्लासेस भी आएंगी, समावेशी शिक्षा भी क्लास में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, द परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ये बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लिया करिए। ठीक है, चलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए और अपना ख्याल भी रखिए। एक बार मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन कराना चाहूंगा, फिर हम लोग क्लास को ऑफ कर देंगे। और उम्मीद करते हैं बेहतर आपकी समझ में आ रही होगी क्लास, अपना 100% देख के समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चे आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े, तो कहोगे सर जाति यानी कास्ट को, कास्ट में हम 3 पॉइंटों को समझे कि कास्ट जन्मजात होती है। ठीक, कास्ट जो जन्म के आधार पर ही इसका डिसाइड किया जाता है, हमारे अनुवांशिक होती है, माता पिता के एक तरीके से माता पिता के आधार पर ही कास्ट का डिफाइन किया जाता है कि हम किस कास्ट के होंगे। उसके बाद
जो कास्ट में जो भी प्रत्येक सदस्य होते हैं एक विशेष कार्य का अनुसरण करते हैं, ठीक है। जो जाति होती है अपने सदस्यों पर एक नियंत्रण स्थापित करती है, जाति की विशेषता हम बता दिए कि अंतर 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 समूह में विवाह करने की इसमें छूट नहीं होती। तो तरह तरह की जितने पॉइंट बताए एक बार इन क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खूब अच्छे से समझाने का प्रयास भी किए। और हाँ, अब उम्मीद करते हैं बीएड का जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं सभी बच्चे ले लिए, फिर भी कोई बच्चे अगर रह भी गए होंगे तो इस नंबर पे संपर्क करिएगा, नोट्स ले लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। और आपको कोई भी सेव सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा, मॉडल पेपर शेयर करूंगा, उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सेव सीरीज परचेज करने से अच्छा कि आप नोट्स लीजिए और द परफेक्ट स्टडी को हेल्प करिए और अपना एक तरीके से योगदान भी दीजिए और बेहतर तैयारी भी करिए, ठीक है। चलिए, सभी को क्लास में जुड़ने के लिए सभी का द परफेक्ट स्टडी आभार व्यक्त करा, खूब मन से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को जय हिंद, जय भारत।